ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं विटामिन B1 या फिर थायमिन या फिर एंटी बेरीबेरी फैक्टर या फिर एंटी न्यूराइटिक फैक्टर के बारे में। थायमिन, जैसे कि ऑलरेडी बताया गया है कि थायमिन एक सल्फर और नाइट्रोजन ग्रुप कंटेनिंग विटामिन है। अब स्ट्रक्चर के बारे में हम बताएंगे, पर लेट मी एम्फसाइज यू कि एमबीबीएस में हम ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर या फिर जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वैसे स्ट्रक्चर को रिप्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बेसिक मिनिमम कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज इनफ। अब क्या कॉन्सेप्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं? अब जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर 3 एरोज दिख रहे हैं, ब्लू, रेड एंड ब्लू, राइट? तो ये जो फर्स्ट ब्लू एरो है, अगर मैं इसको एक पेन से बताऊं तो ये जो फर्स्ट एरो है वो है एक पिरिमिडिन ग्रुप। जो सेकेंड ब्लू ग्रुप है ये है थायाजोल, जिसमें आपको सल्फर, मैंने बताया था ना, थायो या थाया मीन्स सल्फर, तो ये थायो ग्रुप है, राइट? इन दोनों ग्रुप को जोड़ रहा है एक मिथिलिन ब्रिज, राइट? और यहाँ पर जो आपको अल्कोहल स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके OH ग्रुप को देखिए, ये वो OH ग्रुप है जो आगे जाके एक पायरोफॉस्फेट ग्रुप के साथ, PP ग्रुप के साथ, ओके, पायरोफॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। मतलब दिस इज विल बी द प्लेस वेयर देयर विल बी एस्टरिफिकेशन ऑफ अ पायरोफॉस्फेट and the whole group will become thymine pyrophosphate. So let us see. This is pyrimidine, this is thiazole, and this is the methylene bridge that we are talking about. And this is the OH group that we just mentioned here. Okay, so when this OH group is replaced by a pyrophosphate, we get coenzyme of thymine, that is thymine pyrophosphate. It is easily destroyed by alkali and heat, and its main work is in release of energy from the carbohydrates. So let's go to the next slide. जो मेजर फंक्शन होता है थायमिन विटामिन का वो उसके कोएंजाइम के जरिए होता है जो कि TPP है, ठीक है? अब ये दो तरीके से होता है। एक जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है TPP के तरीके से, और दूसरा नर्व इम्पल्स जनरेशन में या फिर न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में यूज होता है। तो पहले हम जानते हैं what are its functions as TPP, as its cofactor or enzyme. हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहां पर मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब एक बड़े से एंजाइम में बहुत सारे छोटे छोटे एंजाइम होते हैं। तो ये सबस्ट्रेट एक बार एक एंजाइम रिएक्शन में स्टार्ट होता है तो सारे एंजाइम्स को खत्म करके, मतलब सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस को खत्म करके एंड प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो ये जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें उसके कोफैक्टर्स भी जुड़े हुए होते हैं, उसके एंजाइम्स भी जुड़े हुए होते हैं। इसके बारे में और डिटेल्ड आप तब समझोगे जब आप पायरुवेट टू एसिटाइल-CoA फॉर्मेशन थ्रू पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज पढ़ोगे, या फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को समझोगे। वो अगले किसी भी स्लाइड मीन वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी इन डिटेल। तो PDH, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एज वेल एज अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं। सिमिलर है क्योंकि उनकी नंबर ऑफ एंजाइम्स, the way the process happens, the cofactors that are required, वो सारे सेम है, बट रिएक्शंस उनके सेम नहीं है। ओके, ये सारे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, राइट? बट PDH जो है वो आता है आपके पायरुवेट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में। आप जानते होंगे कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट जनरेट करता है। ये पायरुवेट आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटाइल-CoA बन जाता है। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत है एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज।
अभी इस डायग्राम को गौर से देखिए, यहाँ पर आपका ग्लूकोज है जो ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुवेट बन रहा है, और ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये जो आप देख रहे हो वो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स के जरिए एसिटाइल कोए बन रहा है। वैसे ही दूसरी जगह ल्यूसिनिक अमीनो एसिड है, और ये एक ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड है। इसको मेटाबोलाइज जब बॉडी में करते हैं तो उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जो कॉम्प्लेक्स है ब्रांच्ड चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जो आइसोवेराइल कोए सिंथेसाइज करता है, और through multiple steps ultimately it gets oxidized to acetyl CoA, और acetyl CoA ultimately इसका next fate है, it goes into Krebs cycle या फिर TCS cycle for complete oxidation, right, and energy generation. So acetyl CoA जब अल्फा कीटोग्लूटरेट बन जाता है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए एक और मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स आती है, वो है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो इन तीनों को फंक्शन करने के लिए टीपीपी की बहुत जरूरत होती है। सिर्फ टीपीपी नहीं, इसको एनएडी एफएडी की भी जरूरत होती है। उसके बारे में हम आगे जाके बाकी विटामिन के साथ पढ़ेंगे कि भाई ये एफएडी या एनएडी या एफएमएन क्या होते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज का एक और माइनर ऑल्टरनेटिव oxidation pathway है which is not involved in synthesis or generation of ATP but is in turn related to generation of two things. One is NADPH, second is pentose sugars. ठीक है, तो ग्लूकोज का एक और ऑक्सीडेटिव पाथवे है, मेजर ऑक्सीडेटिव पाथवे तो उसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ, टीसीए हुआ। एक और माइनर ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे जो है वो है एचएमपी शंट। यहाँ पर इस एचएमपी शंट से वो दो चीजें तैयार करता है, एक NADPH और दूसरा है पेंटोज शुगर्स, 5 कार्बन शुगर्स। ओके, उस रिएक्शन में आपको एक और एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो है ट्रांसकीटोलेज। सो हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ ट्रांसकीटोलेज इज आल्सो वेरी डेंजरस बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू सिंथेसाइज मेनी ऑफ द interconversions won't happen, so a complete oxidation of glucose या HMP shunt generation में affect हो सकता है, right? So ये 4 important enzyme और metabolism से जो जुड़े हुए हैं वो defective हो जाते हैं जब TPP available नहीं होता। अब आते हैं एक और चीज पे जो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये नर्व इम्पल्स की जनरेशन ट्रांसमिशन की जरूरत है। कैसे जरूरत है? जब अगर आप देखो तो एक न्यूरॉन जब साइनेप्स करता है दूसरे न्यूरॉन पे, तो उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होती हैं वो रिलीज होती हैं एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। फिर थ्रू series of opening and closing of certain ionic channels, the nerve impulse of this nerve is transmitted to second nerve, और इसके लिए जरूरत होती है एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन नर्व एंडिंग्स में ही सिंथेसाइज हो जाती है यहीं पर। अब इसके सिंथेसिस के लिए उसके लिए दो चीजें उसको जरूरत है, एक तो है कोलिन और दूसरा है एसिटाइल कोए। क्योंकि पाइरुवेट से एसिटाइल कोए बनता है और टीपीपी की उस वक्त जरूरत है for the pyruvate dehydrogenase complex। जब भी टीपीपी नहीं होता है, किसी कारणवश या थायमिन नहीं होता है, तो हमें ये एसिटाइल कोए नहीं मिल पाता है। इसके वजह से कोलिन के होने के बावजूद भी हम एसिटाइल कोए सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। अगर एसिटाइल कोए सिंथेसाइज नहीं होता है तो न्यूरल ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। अब आते हैं थायमिन की रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस पर। कितना थायमिन हमें एक दिन में खाना चाहिए? अडल्ट मेन में 1.2 मिलीग्राम्स पर डे एंड विमेन में 1.1 मिलीग्राम्स पर डे। इसकी जरूरत प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और ओल्ड एज और अल्कोहलिक्स में बढ़ जाती है। अब ये स्वाभाविक सा क्वेश्चन है कि भाई प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ओल्ड एज और अल्कोहलिक्स में क्यों बढ़ जाता है? प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में जैसे कि स्वाभाविक है
क्योंकि बच्चा ग्रो हो रहा है और डेवलप हो रहा है, उसके लिए भी नीड डबल हो जाती है। लैक्टेशन में माँ स्तनपान कराती है तो टू गिव मोर न्यूट्रिशियस फीड टू द बेबी, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ओल्ड एज में या तो मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है, आप जितना भी आप सॉरी एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट होता है कि अगर हम 10% भी दे देंगे तो उसमें एब्जॉर्ब कभी कभी 5% होता है, तो हायर डिमांड ओल्ड एज में नेसेसरी होता है। सेकेंडली अल्कोहलिक्स में क्या होता है कि आइदर दे आर न्यूट्रिशनली वेरी डिफिशिएंट, जो बिंज अल्कोहलिज्म करते हैं, इतना क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं कि दे डोंट ईट फूड, दे जस्ट स्टे ऑन अल्कोहल, सो उसमें न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो जाती है। सेकेंडली जो अल्कोहलिक्स होते हैं उसमें एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट भी होता है। थर्ड, मैग्नीशियम एक ऐसा आयन है जो अल्कोहलिक्स में डिफिशिएंट होता है, और magnesium is one of such ions which is required for absorption of thiamine. So ये तीन कारण के वजह से अल्कोहलिक्स में एक्चुअली थायमिन की डिमांड ज्यादा भी होती है, और बहुत जल्दी अगर नहीं मिला तो इनमें वो सिम्टम्स, डेफिशिएंसी के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अब जबकि हमने देख लिया कि हमें कितना थायमिन एक दिन में लेना है, तो चलो हम देखते हैं अब कौन कौन से वो फूड सोर्सेस है जिससे हम थायमिन को पा सकते हैं। Thiamine richly is present in unpolished rice. Apart from this, non-veg food में आपको pork, yeast, whole grain, oil, seeds, nuts. तो ये सारी चीजों में आपको अच्छी मात्रा में थायमिन मिल जाती है। अमेरिका जैसे शहरों में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे हैव ऑल स्टार्टेड विटामिन फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड एंड फ्लोर्स। तो जैसे ही ये विटामिन फोर्टिफिकेशन हो जाती है तो डेफिशिएंसी की जो अंदाजा होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है।